नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। अपने उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान, वैश्विक रूप से भारत की पहचान बन रहा है। अब भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज भारत शिक्षा, चिकित्सा, कृषि के क्षेत्र में दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों को पीछे छोड़ता जा रहा है। यही कारण है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, वैश्विक रूप से भारत की पहचान बढ़ रही है। भारत अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और मोदी जी को प्रत्येक क्षेत्र में मोदी जी ने भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगामी 2047 का जो भारत का विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की जो यात्रा है उसे प्रारंभ किया है। उसमें अनेकों उपलब्धियां हमारे देश को प्राप्त हो चुकी हैं। आज भारत शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान, शोध, उत्पादन और तकनीकी विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। नित नए आयाम गढ़ने का काम कर रहा है, नित नई उपलब्धियां हासिल करने का काम कर रहा है। इसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का निरीक्षण किया और भर्ती के लिए आए युवाओं का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने भर्ती में शामिल युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन करने को कहा। साथ ही सीएम ने भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुनिश्चित किया जाए कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। इस अवसर पर उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने IRDT ऑडिटोरियम में पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह में विभिन्न साहित्यकारों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड साहित्य भूषण पुरस्कार से सुभाष पंत को सम्मानित किया। साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए 21 नए साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा की। राज्य सरकार ने हिंदी और स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए अनुदान बढ़ाने और 45 लेखकों को आर्थिक सहायता देने का भी निर्णय लिया। उत्तराखंड साहित्य भूषण सहित 21 नए साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा की। यही नहीं, जहां वर्ष 2023-24 में हमने 17 साहित्यकारों को पुस्तक प्रकाशन हेतु भी अनुदान प्रदान किया था, वहीं इस वर्ष हमने इसे बढ़ाते हुए 45 लेखकों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है। ये केवल आर्थिक सहायता नहीं है, धनराशि नहीं है, बल्कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, जो हमारा संकल्प है, हमारा उद्देश्य है, उसका प्रतीक भी है। भाइयों बहनों, हमारी उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड को साहित्य के क्षेत्र में एक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी, इसको विस्तार देने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा 2 साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है। वहीं साहित्यकारों के लिए आवासीय सुविधा, आधुनिक पुस्तकालय, संगोष्ठी कक्ष और अध्ययन स्थल जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएगी, जिसके बारे में चिंता हमारे आदरणीय मंत्री जी ने करी है। ये पहल न केवल साहित्य साधकों को सृजन के लिए अनुकूल एक वातावरण प्रदान करेगी, वातावरण निर्मित करेगी, बल्कि उत्तराखंड की जो हमारी साहित्यिक विरासत है उसको और अधिक समृद्ध बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर ने देहरादून में मुलाकात की। इस दौरान संगठन और किसान कल्याण के मुद्दों पर चर्चा हुई। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर कई अहम फैसले लिए, जिसमें गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी शामिल है।
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिलने पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस योजना में दी गई सहायता राशि का 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित, विकलांग एकल महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया गया है। रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना में पात्र महिलाओं को सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से 75% हिस्सा सब्सिडी यानी अनुदान के रूप में रहेगा। लाभार्थियों को सिर्फ 25% हिस्सा ही व्यवसाय में अपने पास से लगाना होगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब जल्द से जल्द इसका जीओ जारी किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पहले साल इस योजना के तहत कम से कम 2000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले साल इसकी प्रगति को देखते हुए योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया जाएगा। हमारे प्रदेश की जो एकल महिलाएं हैं, जो चाहे विधवा महिला के रूप में हो, चाहे अविवाहित महिला के रूप में हो, निराश्रित महिला के रूप में हो, परित्यक्ता महिला के रूप में हो, अथवा तलाकशुदा महिला के रूप में हो, अथवा ऐसी महिला जो विकलांगता के रूप में हो, ऐसी सभी महिलाओं को जो है एकल महिला के रूप में मान्यता मिली है। और इन महिलाओं को जो है उनके स्वरोजगार करने के लिए 75% सब्सिडी के साथ में उनको विभाग के द्वारा उनको सहयोग दिया जाएगा। उनकी परियोजना या उनका जो भी स्वरोजगार का जो उनका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पे 75% की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाएगी। और निश्चित रूप से ये इसकी एक लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए की धनराशि अंतिम रखी गई है। और इसके साथ ही हम पूरे प्रदेश भर की प्रथम 2025-26 का हमारा लक्ष्य है कि लगभग 2000 महिलाएं पूरे प्रदेश भर की इससे लाभान्वित की जाएंगी और इसके फीडबैक के साथ में आने वाले समय में बढ़ोतरी भी की जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि एकल महिलाओं को स्ट्रेंथन करने के दृष्टिकोण से ये योजना बहुत कारगर सिद्ध होने जा रही है। इससे पहले महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना संचालित है, लेकिन एकल महिला को लेकर बिल्कुल केंद्रित होकर इस प्रकार की योजना महिला सशक्तिकरण विभाग शुभारंभ करने जा रहा है। आज कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद में बहुत जल्द हम इसका जीओ जारी करेंगे, बहुत जल्द हम इसकी विज्ञप्ति जारी करेंगे और निश्चित रूप से एकल की महिलाएं भी जो है, जो एकल महिला होंगी, वो भी अपनी आर्थिक रूप से जो है अपनी आजीविका या जीविकोपार्जन के लिए वो स्ट्रेंथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्ताव आए। सीएम की घोषणा के तहत उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास कक्षा 6वीं से 8वीं तक हमारी विरासत एवं विभूतियां पढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लगी। इसके साथ ही धामी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। सोमवार को कैबिनेट समाप्त होने के बाद सचिव गृह शैलेश बगोली ने जानकारी दी। कक्षा 10वीं के बाद जो छात्र 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं, उनकी कक्षा 12वीं के समकक्ष माना जाएगा। चीनी मिलों के लिए अगेती 375 रुपए, सामान्य प्रजाति 365 रुपए प्रति क्विंटल की गई है, जबकि गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया। उप महानिरीक्षक अधीक्षक कारागार की नियमावली पास की गई। वहीं भारतीय न्याय संहिता के तहत नियमावली को अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति को भी मंजूरी दी। आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा आबकारी नीति को भी आज सहमति दी गई है। इसका प्रेस नोट हम लोग आपको पृथक से उपलब्ध करा देंगे। आप सब इसका ना, इसमें हम लोग आपको अलग से इसका पूरा प्रेस नोट अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि ये मद ऐसे होते हैं जो कैबिनेट में ही आते हैं, उसका प्रेस नोट अलग से मिलता नहीं है। जो पूर्व से प्रतिबंधित है क्षेत्र, वहाँ पे प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा जो स्कूल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनसे एक निश्चित दूरी बनाने के लिए भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें सहमति दी गई है। इसके अलावा उप दुकानें न खोले जाने के बारे में भी आज माननीय मंत्रिमंडल का निर्णय लिया गया। इसके अलावा जो अन्य प्राविधान है वो पृथक से हम लोग आपको अवेलेबल करेंगे। विभाग का मत था ट्राउट प्रोत्साहन योजना। ट्राउट प्रोत्साहन योजना विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई है। ये हमारे प्रदेश में ट्राउट पालन को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना है। ये योजना लगभग 200 करोड़ की ये योजना है। इसमें जो हमारे मत्स्य पालक हैं, उनको 5 साल तक के लिए इनपुट सपोर्ट दिया जाएगा। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रेस वेज बोलते हैं जिसको, उसका निर्माण करने के लिए भी मदद दी जाएगी इसमें। और इसके अलावा इसमें इनपुट सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो सुचारू रूप से अपनी फार्मिंग कर सके। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा अब 6 मार्च को होगा। खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री मोदी का उत्तरकाशी का दौरा टल गया था। प्रधानमंत्री मोदी 6 मार्च को उत्तराखंड आएंगे। सुबह 8 बजे देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से हर्षिल जाएंगे। हर्षिल में पीएम मोदी एक जनसभा करेंगे। इसके बाद मुखबा पहुंचेंगे। मुखबा में शीतकालीन यात्रा का संदेश देकर पीएम मोदी लौट जाएंगे। खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री मोदी का उत्तरकाशी का दौरा रद्द हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा और हर्षिल दौरे के दौरान जादुंग घाटी में विश्व के दूसरे ऊंचे ट्रैक जनकताल और नीलापानी घाटी में मुलिंगना पास का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान दोनों ट्रैक के शुरू होने से 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद अब बंद इस घाटी में पर्यटन के नए आयाम खुलेंगे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से जो है दौरा वो प्रस्तावित हो चुका है। हालांकि मौसम की वजह से पिछला जो दौरा था वो कैंसिल किया गया था। अब 6 मार्च को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा और हर्षिल आ रहे हैं। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री सुबह जो है 8 बजे के आसपास जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और फिर वहां से जो है मुखबा और हर्षिल जाएंगे। अगर बात करें तो हर्षिल में जो है प्रधानमंत्री एक छोटी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं उसके बाद जो है वो मुखबा के लिए निकल जाएंगे, जहां पर उनका पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। अगर बात करें तो शीतकालीन यात्रा इस समय उत्तराखंड के अंदर चल रही है, तो इसी को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है उनको आमंत्रण दिया था दिल्ली में कि वह शीतकालीन यात्रा में आए और शीतकालीन यात्रा को उत्तराखंड में आके बढ़ावा दें। तो ऐसे में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो है यह बुलावा स्वीकार किया था। हालांकि मौसम के चलते उनका दौरा जो है 2 बार टला है। तो अब 6 मार्च को जो है प्रस्तावित उनका दौरा है। उत्तराखंड वे आ रहे हैं। हर्षिल और मुखबा में उनका जो है कार्यक्रम लगे हुए हैं। ऐसे में मान के चल सकते हैं कि जो शीतकालीन यात्रा चल रही है उत्तराखंड के अंदर, तो कहीं ना कहीं इससे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो इसका भी फ़ायदा होना सुनिश्चित है। इसके बाद जो है राज्य में कहीं ना कहीं 4 धाम यात्रा की तैयारियां भी सरकार जल्द ही शुरू करने वाली है और उसके रजिस्ट्रेशन भी जल्द ही शुरू होंगे। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक। पूर्व कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रसाद नैथानी ने भू कानून को लेकर सवाल खड़े किए। मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान जो भू कानून बनाया गया वह उत्तराखंड के हितों की रक्षा करने वाला था, लेकिन पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के द्वारा उसमें जो संशोधन किया गया उसने बाहरी लोगों के लिए जमीनों की खरीद फरोख्त के दरवाजे खोल दिए। इनकी कैबिनेट जो चलती हैं उसमें जनता के हितों के सवाल पर जो बातें आती हैं वो तो धरातल पे कहीं है ही नहीं, कहीं दिखता नहीं है। वो कानून अध्यादेश संशोधन 2019 को पार्लियामेंट ने जो पास किया, हम कांग्रेस के लोग आज से 5-4 साल पहले से हम इस बात को करते आ रहे हैं कि इस संशोधन अधिनियम को वापस लिया जाए और जो पहले का एक्ट था, जो भू संशोधन अधिनियम जो पहले से बना हुआ था कि 250 वर्ग गज से ज़्यादा कोई भी बाहर का व्यक्ति, प्रदेश से बाहर का व्यक्ति यहाँ ज़मीन न खरीदे, उसको त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार के दौरान जो है वो उसको बिल्कुल छूट दे दी। और हल्द्वानी में एएनबी न्यूज का बड़ा असर हुआ। हमारे द्वारा बीते रोज हल्द्वानी में प्रशासन, परिवहन विभाग के द्वारा ट्रैफिक मैनेजमेंट, महिला सुरक्षा की दृष्टि से ऑटो चालकों, ई रिक्शा चालकों के सत्यापन की प्रक्रिया के बाद भी नियमों की अनदेखी कर अपने वाहन बिना किसी डर के चला रहे चालकों की खबर को एएनबी में प्रमुखता से दिखाने के बाद प्रशासन ने इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग, जिला प्रशासन ने ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया। नियमों की अनदेखी करने वाले, बिना वर्दी सत्यापन वाले वाहनों को चालान सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और आरटीओ प्रवर्तन गुरदेव सिंह ने कालाढूंगी रोड पर छापेमारी अभियान चलाकर 20 ऑटो ई रिक्शा का चालान किया, जबकि 11 सीज किए गए हैं। परिवहन विभाग प्रशासन का कहना है, जब पूर्व में सत्यापन अभियान चला दिया गया था, सभी वाहन मालिकों को आई कार्ड, वर्दी के साथ ही सत्यापन दस्तावेज साथ रखने के निर्देश दिए गए। उसके बावजूद कई वाहन मालिक आज भी उल्लंघन कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें खासकर ऑटो वाहन और ई रिक्शा वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 20 से अधिक वाहनों के चालान किए गए हैं और 11 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें ऑटो और ई रिक्शा सम्मिलित है। इन पर परमिट शर्तों का उल्लंघन, लाइसेंस और फिटनेस प्रस्तुत न करना और निर्धारित जो यूनिफॉर्म है वो ना पहनना, इस पर इन अभियोगों में कार्रवाई की जा रही है।
अभी लगभग जो है 1800 के करीब जो है ई रिक्शा का सत्यापन हुआ है और इतने लगभग अभी और शेष हैं। इस चेकिंग में ये भी पूछा जा रहा है सवारियों से कि वो निर्धारित किराया ले रहे हैं या नहीं। अगर निर्धारित किराए से ज़्यादा ले रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा एक SOP जारी की गई थी। जितने भी हमारे ऑटो हैं, ई रिक्शा हैं, 3 व्हीलर्स हैं, इनके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और उसमें ये तय किया गया था कि इनको एक सत्यापन किया जाएगा जिसमें वाहन चालक के साथ साथ वाहन मालिक का और सभी को एक खाकी यूनिफॉर्म अनिवार्य की गई थी। जितने भी इनके संगठन हैं इनके साथ बातचीत की गई, एक समय निर्धारित किया गया था और सत्यापन के लिए विभिन्न कैंप भी लगाए गए थे। अभी हमने 3 दिन का एक स्पेशल कैंप ई रिक्शा के लिए लगाया था, जो लोग छूट गए थे, और उसके बाद करीब 199 लोगों ने अपना सत्यापन कराया है। उसके बाद से तुरंत हम लोगों ने ये प्रवर्तन की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की है। बीच बीच में हम लोग ये कार्रवाई करते रहते हैं। जिसके द्वारा भी सत्यापन नहीं कराया गया है या निर्धारित यूनिफॉर्म धारण करते हुए वो लोग अपना वाहन नहीं चला रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। उनके ऑटो सीज किए जा रहे हैं और जुर्माना। ANB न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी आपको बता दें, हमने बीते रोज एक खबर प्रमुखता से चलाई थी जिसमें ऑटो चालक और ई रिक्शा चालकों के सत्यापन को लेकर के यहाँ पर जो गंभीरता प्रशासन ने लंबे समय से दिखाई थी और बाकायदा इस पर कार्रवाई की जा रही थी। सत्यापन के दौरान ऑटो चालकों के सत्यापन की प्रक्रिया प्रशासनिक तरफ से जारी थी और उसमें ऑटो चालकों की ड्रेस को निर्धारित किया गया था और साथ ही ऑटो चालक का पूरी जानकारी के साथ एक आई कार्ड बनाया गया था और उनका रूट डाइवर्जन करते हुए 0 जोन रखे गए थे उन सभी एरियो में जहां जहां ऑटो की जाने को लेकर मनाही है। लेकिन हमारे द्वारा कल ग्राउंड जीरो से दिखाया गया कि प्रशासन की इस कार्रवाई के बावजूद भी तमाम ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट और परिवहन विभाग के RTO गुरमीत सिंह के द्वारा यहाँ पर तत्काल रूप से कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में 20 से ज़्यादा चालान किए गए हैं और 11 ऑटो और ई रिक्शा को सीज किया गया है। तो पूरी तरीके से प्रशासन हमारी खबर के बाद हरकत में दिखाई दिया है और लगातार ANB न्यूज़ जिस प्रकार से जन सरोकार से जुड़ी खबरें दिखाता है, ये उसी का असर है कि प्रशासन ने हमारी खबर का संज्ञान लिया है। मैं आपको बता दूं, हल्द्वानी के अंदर यहाँ पर जो सत्यापन हो रहा था ऑटो रिक्शा चालकों और ई रिक्शा चालकों का, उस सत्यापन के बाद से यहाँ पर ऑटो चालकों को कई मौके दिए गए और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर बात किया तो सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा भी कह रहा था कि समय समय पर उनकी चेकिंग रहती है और नियम के विरुद्ध चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार उनको पकड़ा जाता है और लगातार उन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन वो पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही थी और जब हमारे द्वारा खबर चलाई गई जिसमें 0 जोन होने के बावजूद ऑटो और ई रिक्शा चालक लगातार वहां से आवागमन कर रहे थे और बिना किसी डर के लगातार घूम रहे थे उन सभी जगह पर जहां पर ऑटो की मनाही थी और रिक्शा चालकों की मनाही थी, लेकिन उसके बावजूद लगातार यहाँ पर ऑटो यहाँ पर चलाए जा रहे थे। जिस खबर को हमारे चलाने के बाद हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट ने इसका संज्ञान लिया है और यहाँ पर कार्रवाई करते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि प्रशासन की ये कार्रवाई कब तक जारी रहती है और प्रशासन की इस कार्रवाई का डर ऑटो चालक और ई रिक्शा चालकों पर कब तक बना रहता है, ये देखने वाली बात होगी। अमित चौधरी। हरिद्वार कुंभ में प्रयागराज महाकुंभ के अनुभव काम आएंगे। STRF टीम ने महाकुंभ में अपनी दक्षता का कुशल परिचय देकर उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CM आवास में STRF के 112 कार्मिकों के वापस आने पर आयोजित महाकुंभ प्रयागराज 2025 अभिनंदन कार्यक्रम पर कही। इस मौके पर उन्होंने STRF की टीम को पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए का चेक भी दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने पुलिस को सरकार का एजेंट बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में पुलिस के जरिए कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। दिनेशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान बेहड़ ने पुलिस पर दुर्गा पूजा के दौरान लोगों के साथ दुर्व्यवहार और जबरन वसूली का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि 6 मार्च को रुद्रपुर में बड़ा आंदोलन होगा जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल रहेंगे। इसके बाद दिनेशपुर थाने का भी घेराव किया जाएगा। यह कि पुलिस के अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार जिस तरह से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, पुलिस को आगे करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो किच्छा हो,
चाहे वो दिनेशपुर हो, चाहे गदरपुर हो, और पूरे उत्तराखंड के अंदर उधम सिंह नगर के अंदर पुलिस के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, झूठी FIR लिखी जा रही हैं, जेल भेजे जा रहे हैं लोग। उसके खिलाफ हमने हल्ला बोलने का फैसला लिया है पुलिस के खिलाफ। हम लोग 6 तारीख को 11 बजे जो आवास विकास की जो रिंग रोड है LIC के सामने वहाँ इकट्ठे होंगे। वहाँ हमारे पार्टी के नेता जो आ रहे हैं, वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी, यशपाल आर्या जी, प्रीतम सिंह, गणेश गोदयाल और भी सीनियर लोग आ रहे हैं, सारे विधायक वहाँ पर संबोधित करेंगे। और उसके बाद हम लोग पुलिस मुख्यालय की तरफ, SSP कार्यालय की तरफ हम जो जाएंगे, कूच करेंगे। और ये जो बढ़ रहा है पुलिस का हस्तक्षेप, जैसे आपने दिनेशपुर के भी आज कई सारे मामले सामने आए हैं। यहाँ का थाना अध्यक्ष दादागिरी पे उतारू है, अत्याचार कर रहा है, कई केस आज लोगों ने बताए हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ किच्छा हो रहा है, ऐसे ही गदरपुर, सब जगह हो रहा है। पुलिस जो है सरकार के ठीक है अधीन होती है, पर एजेंट बनकर काम करे, निष्पक्ष काम ना करे। तो इसलिए ये लड़ाई हमने शुरू की है और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। बहुत बड़ा हम कार्यक्रम करेंगे। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के आंदोलन के रूप में लोग सड़कों पे आएं सरकार के खिलाफ। जिस तरह से पुलिस के माध्यम से कंधे बंदूक चलाकर हम लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ हम एक रैली करने जा रहे हैं, हल्ला बोल। और आज उसी संबंध में मैं दिनेशपुर में आया था, यहाँ कार्यकर्ताओं के विचार सुने। यहाँ के कार्यकर्ता भी यहाँ की पुलिस से बहुत परेशान हैं, कई केस इन्होंने मुझे गिनाए। तो मैंने कहा है कि आप वहाँ आइए और उसके बाद एक दिन दिनेशपुर थाने का घेराव रखिए, सारे लोग मिलकर दिनेशपुर थाने में भी घेराव करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को उत्तरकाशी दौरे पर आ रहे हैं, जिससे चारधाम शीतकालीन यात्रा को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद है। प्रदेश भर में इस दौरे को लेकर उत्साह है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने इसे लेकर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यात्रा की बार बार तारीखें बदलना यह दर्शाता है कि इसे लेकर अभी कई सुधारों की जरूरत है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार अब तक यात्रियों के आंकड़े, बुनियादी सुविधाओं की जानकारी क्यों नहीं दे रही। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे ज्वलंत मुद्दों पर चुप्पी साधने का भी आरोप लगाया। बहुत ही शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी जो फूके हुए कारतूस हैं, उन सारी बातों को लेकर जनता के बीच में उपलब्धि के रूप में डुगडुगी पीट रही है। भू कानून इतना लचर है कि उसमें इतने छेद हैं कि धीरे धीरे अब सरकार को भी पता चलेगा कि एक ही प्रदेश में 2 कानून आपने लागू कर दिए। आपने हरिद्वार और उधम सिंह नगर पर अपना भू कानून लागू नहीं किया, गोया वो प्रदेश का हिस्सा ही ना हो। आपने नगर निकायों में इसको लागू नहीं किया, 100 से ज़्यादा हमारे निकाय हैं उसमें आपने इसको लागू नहीं किया, तो वो भी एक बड़ा लूप होल है। तो कहीं ना कहीं ज़मीन को आपने चोर दरवाजे से बेचने का पूरा रास्ता खुला छोड़ दिया भूमाफियाओं के लिए। वहीं आप यूसीसी की बात करें तो यूसीसी के लिए जो उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में है वो आम जनमानस में बिल्कुल नगण्य है। वो उत्साह कहीं देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि आम जनमानस की जिंदगी में इस यूसीसी के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं आप देखिए जो तीसरी बात ये कर रहे हैं शीतकालीन यात्रा की, जिस शीतकालीन यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी मोहर नहीं लगा रहे हैं, बार बार उनकी तारीखों में तब्दीलियां होना इस बात का द्योतक है कि अभी आपकी शीतकालीन यात्रा में आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। वहाँ बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया कराने की ज़रूरत है। और अभी शीतकालीन यात्रा का आपका स्तर जो है वो उतना नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री उसकी ब्रांडिंग करें। ये उन्होंने बार बार अपने प्रोग्राम्स में तब्दीली करके बता दिया है। तो कहीं ना कहीं ये शीतकालीन यात्रा में अब तक कितने यात्री आए ये जनता को, मीडिया को, विपक्ष को नहीं पता है। और क्या क्या वहाँ आप ख़ास दे रहे हैं आने वाले श्रद्धालुओं को, ये भी कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं आया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फूके हुए कारतूसों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। और जिन मुद्दों पर आज जनता त्राहिमाम है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, महिला अपराध का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का पटरी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।